हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम टू दी सेशन ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। हाँ जी, स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा एनालिसिस एंड डिसीजन टूल्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मैंने इससे पहले सेशंस लिए हैं वो आप उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होंगे। और जो टॉपिक्स पहले नहीं कराए वो आज करने जा रहे हैं। ओके। हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी। अच्छा, आप लोगों को मुझसे कोई भी बात करनी है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सेशन के दौरान शायद से उन मैसेजेस को ना देखूं, लेकिन सेशन के बाद हम ज़रूर देखते हैं। और हमारी क्लास, जो ये क्लास है, इसके लाइव क्लास के नीचे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आप मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा यंत्र है जिसके थ्रू आप जो डाटा है, किसी डाटा में से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो। स्टैटिस्टिक्स क्या है। एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू आप, एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप एक डाटा में से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो। अब डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। ठीक है, आपके पास कोई मार्क्स का डाटा है, मार्क्स हैं, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या कहलाएंगी। अगर आपने उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा है तो वो जो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, फिगर्स या नंबर्स हैं आपके पास, वो क्या कहलाती हैं, डाटा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या करा, मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज गया और उस कॉलेज में मैंने क्या करा, उस कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज चलते थे। बी.कॉम चलता था, बीबीए चलता था, बीएमएस चलता था, आप ये कह सकते हो उसके अंदर एमबीए चलता था, बीएससी चलता था, बीसीए चलता था, बीए प्रोग्रामिंग के कोर्सेज चलते थे। तो मैंने सबसे क्या करा, मैंने उस कॉलेज में गया, मेरे को जो बच्चा नज़र आया मैंने उससे बोला अपना नाम बताओ, अपना कोर्स बताओ और अपने मार्क्स बताओ। फिर मैंने क्या किया, फिर पूछा बच्चे से अपना नाम बताओ, अपना जेंडर बताओ। मतलब मैं डाटा क्या क्या कलेक्ट कर रहा हूँ हर बच्चे से, नाम, उसका नंबर, उसका कोर्स, उसका कोर्स का ईयर कौन सा चल रहा है, उसके मार्क्स, ये सब। मैंने क्या करा, जो भी बच्चा आ रहा है मैंने उस बच्चे से रेंडमली क्या करा, इन मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। अब मैं एक शीट पे बहुत सारा, मेरे पास बच्चों की डिटेल्स आ गई, उनके नाम, उनका कोर्स, उनका क्या कहते हैं जेंडर, उनका टेलीफोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनके मार्क्स, ये सारी चीजें आ गई। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। मैंने मतलब या तो इसको जेंडर बेसिस पे नहीं बांटा, या तो मैं जेंडर किसी बेसिस पे बांट दूं इसको। अभी तक मैंने इसको जेंडर बेसिस पे नहीं बांटा। मैंने सिर्फ लड़कियों से नहीं पूछा, मैंने सिर्फ लड़कों से नहीं पूछा। मैंने जो आया, जो बच्चा मिला मेरे को, मैंने उससे पूछना स्टार्ट कर दिया। मैंने कोर्स वाइज भी नहीं पूछा, ना मैंने इसको कोर्स वाइज बांटा, ना मैंने इसको सब्जेक्ट वाइज बांटा। तो ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने कलेक्ट किया वो डाटा है, उससे आप कोई मीनिंग नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर मुझे देखना हो कि बीसीए वाले बच्चों के मार्क्स कितने हैं, या बीबीए वालों के मार्क्स कितने हैं, या फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को ये देखना है कि गर्ल्स अच्छा पढ़ती हैं, बॉयज अच्छा पढ़ते हैं, तो मेरे को ये देखना है कि पर्टिकुलर एरिया के बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साउथ दिल्ली के, नॉर्थ दिल्ली के। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर उस डाटा को, उस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को ऑर्गेनाइज करूंगा कुछ पैरामीटर्स लगाकर। तो वो पैरामीटर्स लगाना, वो टूल्स लगाना, ठीक है, ताकि वो डाटा क्या हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो जो डाटा प्रोसेस्ड हो जाए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रोसेस्ड, ठीक है, प्रोसेस्ड या आप कहिए ऑर्गेनाइज्ड डेटा इज इंफॉर्मेशन। अब
रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि डाटा है वो आपको कोई मीनिंगफुल, ठीक है, इनसाइट्स नहीं देता. इट कांट प्रोवाइड मीनिंगफुल इनसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना. आप इसके बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन आप डेटा के बेसिस पे ले सकते हो और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. मान लीजिए मुझे ये देखना है, मैंने डाटा, अब मैंने जो क्या किया, मैंने जो डाटा कलेक्ट किया, मैंने देखा, मान लीजिए मेरे को एक जिम खोलना है, ठीक है. वो जिम खोलने के लिए मुझे कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा कि क्या मेरा वो जिम चलेगा या नहीं चलेगा. अगर मैंने विदाउट रिसर्च खोल लिया तो मुझे नुकसान भी हो सकता है. तो मैंने क्या करा, मैं गया एक पर्टिकुलर एरिया में दिल्ली के अंदर, मैंने देखा जहांगीरपुरी के अंदर, और मैंने जहांगीरपुरी के आसपास लोगों से पूछा आपकी इनकम कितनी है. मैंने पूछा अपना नाम बताओ, अपना नंबर दो, अपनी ईमेल आईडी दो, अपनी इनकम बताओ. अब मेरा मेन फोकस है उनकी इनकम. और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जिम जाते हो या नहीं जाते हो. तो आप जिम जाना प्रेफर करोगे नहीं करोगे, आपका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, आपकी अर्निंग, आपका जिम जाना और आपकी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है. अब आप एक बात बताइए, मैंने सबसे इकट्ठा किया, ठीक है, तो क्या मुझे इनकम पता, इससे कुछ इंसाइट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे. अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज कर दूं, मैं इसको ऑर्गेनाइज कैसे कर लूं, मैं ये देख लूं कि किसी घर में तो 2 लाख इनकम है, किसी घर में 20,000 इनकम नहीं है, किसी घर में 50 लाख इनकम है, किसी घर में 50,000 इनकम नहीं है. अब मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज इनकम निकाल लूंगा उस एरिया की. एवरेज निकालने के लिए हमें मीन निकालना पड़ेगा. अब मेरे को ये देखना पड़ेगा ज्यादातर घरों की इनकम क्या है. मान लो ज्यादातर घरों की इनकम है 1.5-2 लाख रुपए, तो वो हो गया मोड. तो मैं कहता हूं जब भी आप रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को स्टैट्स में कन्वर्ट, स्टैट्स की हेल्प से प्रोसेस कर लेते हो, दैट बिकम्स द इंफॉर्मेशन एंड दैट कैन प्रोवाइड यू दी मीनिंगफुल इंसाइट्स. वो आपको मीनिंगफुल इंसाइट्स देंगे ताकि आप कोई डिसीजन ले सको. तो अगर हमें ये पता चला कि मान लो जहांगीरपुरी में या एक एरिया में 1.5 लाख रुपए एवरेज इनकम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ये और उनसे पूछेंगे कि आपका कंजम्पशन कितना है, वो बोले 70%. तो हमें लगता है कि वो 1 लाख रुपए समथिंग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वहां के हमें जिम खोल लेना चाहिए. ओके, बात आती है समझ में. अब इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और एक्सटेंडेड वर्जन है कि नॉलेज क्या है. डाटा समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन समझ में आ गया, अब नॉलेज का मतलब क्या है. आपकी बुक्स जो हैं वो आप डेटा बोलोगे या इंफॉर्मेशन बोलोगे. आपकी जो बुक्स हैं उसको आप डेटा बोलोगे या इंफॉर्मेशन. हाँ जी बताइए. तो आप अपनी बुक्स को डेटा या इंफॉर्मेशन क्या बोलना चाहोगे, बताएंगे आप लोग. तो आपकी जो बुक्स हैं उसमें क्या चीजें अनअरेंज्ड है या अरेंज्ड है, चैप्टर वाइज अरेंज्ड है, टॉपिक वाइज अरेंज्ड है. तो बुक्स इंफॉर्मेशन है. पर नॉलेज क्या है, जब एक ह्यूमन माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है, उसको समझ लेता है और उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज. So when the information is processed by the human mind, that becomes the knowledge. तो knowledge यहां पर का मतलब क्या हुआ, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपनी बुक्स को पढ़ोगे तो you will gain some knowledge. तो knowledge का मतलब क्या हुआ, knowledge का मतलब है कि information which is absorbed by human mind, information absorbed by ह्यूमन माइंड. अब एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हुआ भाई, एब्जॉर्ब आप कब बोलोगे कि इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब हो गई है, जब इंसान उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यह सीख जाए कि उसको अप्लाई कब करना है ना, व्हेन टू अप्लाई, कब उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है, आपको उसकी इंप्लीकेशन समझ में आ जाए कि उसकी इंप्लीकेशन क्या है. तो दैट इज योर नॉलेज. अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैट्स का, जो हम मेन पोर्शन करने जा रहे हैं आज का जो सेशन है वो है प्रोबेबिलिटी पे.
अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, कुछ कंसेप्ट हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमारे साथ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर लिए, तो मैं कहता हूं आपका प्रैक्टिकल इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई नहीं रोक सकता समझने से, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप इम्पेशेंट हैं तो मैं कहता हूं आप हमारा सेशन कतई मत देखिए। यस, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप में पेशेंस नहीं है हमारे सेशंस देखने का, तो मैं कहता हूं प्लीज आप ये सेशंस मत देखिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, लेकिन जो हमारे सेशन देखेंगे वो एक्सपर्ट बन जाएंगे सब्जेक्ट के, और मैं कहता हूं चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके, तो एक स्टूडेंट बिहेवियर में क्या मतलब कमी होती है कि वो समझना नहीं चाहता, वो टाइम देना नहीं चाहता, और उसको पैकेज बहुत अच्छा चाहिए। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट और ट्रायल का मतलब क्या है। एक्सपेरिमेंट जब भी आपसे बोला जाए कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या ट्रायल कर रहे हैं, तो आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी अगर हम के कंटेक्स्ट में पढ़ें तो एक्सपेरिमेंट या ट्रायल का मतलब होता है जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको कुछ आउटकम चाहिए। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और हमें ये डिसाइड करना है कि कौन कौन जीतेगा, और जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा बैटिंग या बॉलिंग। तो हमने क्या करा, हमने एक टॉस किया क्वाइन। वो क्वाइन को टॉस करना इज ट्रायल, इज एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ क्वाइन, आपने क्वाइन टॉस किया तो वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। आपने एक एक्टिविटी करी, वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है। और उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं आउटकम। क्या बोलते हैं, आउटकम। तो रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट हो सकता है हेड या टेल। सो एग्जाम्पल क्या है एक्सपेरिमेंट्स के और ट्रायल के, टॉसिंग अ क्वाइन, रोलिंग अ डाई, या आप कोई डाइस को क्या कर रहे हो, रोल कर रहे हो। अगर आप एक डाइस को रोल कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। उसके आउटकम्स क्या होंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा क्या, 1 2 3 4 या 5 या 6। ऐसे ही आउटकम का मतलब क्या हुआ कि वो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया या ट्रायल किया उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, दैट इज द आउटकम। ओके, याद रहेगा। सो ऐसे ही आप एक पैक ऑफ कार्ड्स हैं, ठीक है, एक कार्ड्स की, ताश के पत्तों की गड्डी है, उसमें से आपने क्या करा, एक कार्ड निकाल रहे हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और वो कार्ड कौन सा निकलेगा, जो निकलेगा दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज आउटकम। अब इवेंट का मतलब क्या है, आउटकम का मतलब समझ में आ गया कि रिजल्ट किसी एक्सपेरिमेंट का, वो क्या होता है, आउटकम। अब इवेंट का मतलब क्या है, इवेंट का मतलब है एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक हो सकता है, या तो एक होगा या एक से ज्यादा रिजल्ट, आउटकम्स एक एक्सपेरिमेंट के, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। फिर से बताता हूं, इवेंट का मतलब है या तो एक सिंगल रिजल्ट, सिंगल आउटकम भी इवेंट हो सकता है, या दो या दो से ज्यादा आउटकम्स मिलकर भी एक इवेंट बना सकते हैं। कैसे, अगर मैंने एक रोल किया डाइस, मैंने क्या करा, रोल किया डाइस, तो 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, क्या है, ये भी इवेंट्स हैं, ये भी क्या है, इवेंट्स हैं। और मैं आपको बता दूं इवेंट्स और क्या हो सकते हैं कि गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, हमें एक ऑड नंबर आ जाए, मैं एक डाइस रोल कर रहा हूं, ठीक है, और उस पर मेरा क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो बताइए क्या ये ऑड नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता, 1 3 और 6, वो सॉरी 1 3 एंड 5। आप एक बात आइए, अगर मैं बात करूं कि क्या, अगर मेरा एक इवेंट है, हमने एक डाइस रोल करा और उसमें मैं कहता हूं कि 1 आ जाए, तो 1 एक आउटकम है, एक सिंगल आउटकम है, ये भी एक इवेंट है। हम कहेंगे गेटिंग अ 1 इज ऑल्सो अ इवेंट एज वेल एज आउटकम। पर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक डाइस रोल किया और उस पर ऑड आ जाए, तो ऑड क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए। अब
ये जो मेरा ऑड आ जाए ये भी एक इवेंट है, पर इसके अंदर आउटकम्स कितने सारे हैं? इसके आउटकम्स है 3, 1, 3 एंड 5। एक आना, 3 आना और 5 आना, ये आउटकम्स हैं। इन तीनों आउटकम्स को मिला के एक इवेंट बन रहा है, क्या? गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन रोलिंग अ डाइस। ओके, ऐसे ही हेड और टेल दोनों अलग अलग, मैं कहता हूं गेटिंग एन हेड ये एक इवेंट है और आउटकम भी है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम है। और गेटिंग अ इवन नंबर इन अ डाइस इज एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 आउटकम्स। फर्क आ रहा है समझ में? मीनिंग समझ में आ रहा है हर एक चीज का? अब आ जाइए, सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? जब भी आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, आउटकम्स आ सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आउटकम्स की, उस सारी पॉसिबिलिटीज के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम मिलाकर बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कि मैंने एक डाइस रोल किया और उस पे आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा कुछ और बचा? 0 आ सकता है? नहीं। 7 आ सकता है? नहीं। तो मैं कहूंगा ये सारी पॉसिबिलिटीज अगर मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाता है? सैंपल स्पेस। हम कहेंगे 1 आना, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब मिला के क्या है? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है व्हेन यू रोल अ डाई। ऐसे ही हम अगर एक ताश की गड्डी ले लें, ब्रिज डेक ले लें, ठीक है, और उसमें से हम कहें सारे के सारे 52 के 52 पत्ते जो भी हैं एक कार्ड के अंदर, उन सब की कलेक्शन क्या बन जाएगी? सैंपल स्पेस। अगर मैं एक कार्ड निकाल रहा हूं 52 पत्तों में से, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? हमारा ब्लैक कार्ड भी आ सकते हैं और रेड कार्ड्स भी आ सकते हैं। तो 52 कार्ड्स में से जितने भी पॉसिबल 52 कार्ड्स हैं, उन सब की कलेक्शन क्या कहलाएगी? सैंपल स्पेस। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, हमने पढ़ा है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट और ट्रायल का मतलब है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। पर एक टर्म यूज होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चंस में लिखा होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जब आप कोई एक्सपेरिमेंट या ट्रायल परफॉर्म करते हो, एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, और वो होमोजीनियस कंडीशंस में होती है। होमोजीनियस कंडीशंस का मतलब, जैसे कि मैंने एक क्वाइन उछाला, ठीक है, और उस पर हेड और टेल बना हुआ था। 2 रुपए का क्वाइन था और उस पर हेड भी बना हुआ है, टेल भी बना हुआ है। जब मैंने क्वाइन उछाला, ठीक है, तो आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? हेड और टेल। मैंने नेक्स्ट टाइम क्वाइन उछाला, नेक्स्ट टाइम भी पॉसिबिलिटी सेम क्वाइन है, सेम कंडीशन है, सेम हालात है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, बिल्कुल सेम। सेम कंडीशंस थी या नहीं? या मैंने क्वाइन बदल दिया, या मैंने वो शोले वाला क्वाइन यूज करा? बताइए। नहीं ना, मैंने वो शोले वाला, शोले मूवी में जो अमिताभ बच्चन क्वाइन यूज करता है, क्या मैंने वाला यूज करा? नहीं। तो मैं आपको कहता हूं कि रैंडम ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए एक बैग है, उसके अंदर 5 रेड बॉल्स हैं और 7 ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल 12 बॉल्स हैं। अब मैंने क्या करा, पहली बार एक बॉल निकाली और मेरे को देखना है कि वो रेड होगी या ग्रीन होगी, ठीक है। तो पहली बार जब मैं बॉल निकाल रहा हूं तो टोटल बॉल्स कितनी है? 12। उसमें 5 रेड है और 7 ग्रीन है। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 डिवाइडेड बाय 12, है ना। और मैंने उस बॉल को, जो मैंने एक बॉल निकाली, उसको रख दिया अलग। अब मैं दोबारा एक और बॉल निकाल रहा हूं, तो बताओ कंडीशंस बदल गई? कंडीशन बदल गई ना। पहले उस बैग में 12 बॉल थी, अब कितनी हो गई? 11। तो क्या जो मैं दोबारा बॉल निकाल रहा हूं, ठीक है, तो क्या वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, याद रखना। रैंडम एक्सपेरिमेंट तब होगा जब मैंने बॉल निकाली और मैंने उस बॉल को दोबारा रख दिया और फिर मैंने शफल किया पूरे बैग को और फिर एक और बॉल निकाल रहा हूं, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। याद रहेगा। तो जब पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट हम सेम कंडीशंस के अंदर, होमोजीनियस कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला करते हैं। अब इवेंट हमने पढ़ा कि अगर हम कोई
ठीक है, इवेंट क्या है, एक पॉसिबल आउटकम या कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। अब इवेंट दो तरीके के होते हैं, सिंपल इवेंट एंड जॉइंट इवेंट। सिंपल इवेंट के अंदर एक ही तरीके के आउटकम्स आ रहे होंगे एक एक्सपेरिमेंट करते वक्त। मतलब सिंपल इवेंट के अंदर क्या होता है कि अगर हम आउटकम्स देखें, उस इवेंट के अंदर जो आउटकम्स हैं वो एक ही नेचर के होंगे, उनके अंदर एक ही जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे मैं एग्जांपल आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि मैंने क्या करा, मैंने एक पैक ऑफ कार्ड्स ले लिया, 52 कार्ड्स का सेट ले लिया, मैंने कहा उसमें से रेड कार्ड आ जाए। तो आप एक बात बताइए, रेड कार्ड कितने हैं, 26 है ना। अब वो रेड कार्ड हो सकता है कि हुकुम का एक का भी हो जाए रेड कलर का, तो दो होंगे वो, ठीक है। किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है। तो आप एक बात आइए, ये इवेंट, ये पॉसिबल इवेंट, इसमें सिर्फ एक ही तरीके का, हमें एक 26 के 26 जो हमारे कार्ड्स हैं वो सारे के सारे रेड हैं, उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है रेड आ जाए, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, रेड आ जाए। क्या मैंने और कुछ बोला, कोई और इंफॉर्मेशन दी, नहीं, मैंने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। अगर मैं ये कह दूं कि रेड कार्ड आ जाए और हुकुम का इक्का आना चाहिए, तो आप एक बात बताइए, मैंने एक कंडीशन क्या लगाई है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये लगाई है, एक फीचर ये लगाया कि रेड आ जाए, दूसरा फीचर क्या लगाया है, मैंने ये लगाया है कि हुकुम का इक्का आ जाए। तो जब हम एक ऐसा इवेंट देखते हैं और उसके अंदर आउटकम्स कैसे हैं, उसके अंदर आउटकम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक से ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट इवेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए कंटिंजेंसी टेबल। कंटिंजेंसी टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें देखना है, हमें चेक करना है गेटिंग एन एस। हमारे लिए इवेंट क्या है, हमारे लिए हमें जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखनी है, हमें देखना है गेटिंग एन एस, ठीक है, कि हुकुम का इक्का आ जाए। ठीक है, तो बताइए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ हुकुम का इक्का देख रहे हैं, ये सिंपल इवेंट है। अब जब आप इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं कि एस कितने हैं, ठीक है, और नॉन एस कितने हैं, हुकुम के इक्के कितने नहीं हैं, तो टोटल कितने हैं वैसे 4, और 4 हुकुम के इक्के होते हैं, बाकी हुकुम के इक्के नहीं है, टोटल 52 कार्ड है। अगर हम ये देख ले, अगर हम ज्वाइंट इवेंट लगा दें इसके अंदर कि हमें देखना है रेड एस, रेड एस आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ज्वाइंट इवेंट। ये क्या था, सिंपल, और ये क्या बन गया, जॉइंट। अब इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेड भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख दी, हमने कहा रेड 26 है टोटल, और इक्का, देखिए यहां पे हुकुम का इक्का और यहां पे रेड। ऐसे ही अगर मुझे ये देखना है कि एस आ जाए और वो ब्लैक का आ जाए, तो कितने हैं, टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, और एस कितने हैं उसमें से 2, और नॉन एस कितने हैं 24। तो ऐसी टेबल को, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कंटिंजेंसी टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट, एक और तरीके का इवेंट पढ़ते हैं, नल इवेंट। एक ऐसा इवेंट, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर कोई आउटकम ही नहीं है, जिसके अंदर जीरो आउटकम है। जीरो आउटकम का मतलब कि कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है उसके अंदर जो पॉसिबल हो। मतलब एक नल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो हो ही नहीं सकता, मतलब उसके अंदर कुछ आउटकम्स ऐसे हैं जो इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैंने रोल करा एक डाइस, ठीक है, उस डाइस के अंदर 8 आ जाए, क्या 8 आ सकता है, इम्पॉसिबल है, कितनी बारी भी टॉस करके देख लो और रोल करके देख लो, नहीं आएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं नल इवेंट, या आप इसको इम्पॉसिबल इवेंट भी बोल सकते हो। ओके, और इसको हम वॉइड इवेंट भी बोलते हैं। ओके, इसके और भी नाम क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, और void event. So getting a 8 on rolling a dice is a impossible event. Next आता है complement of an event. Complement of an event का मतलब है अगर हम कोई event लेकर चल रहे हैं E,
ठीक है, या ए, और वो इवेंट के अंदर जो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसके अलावा हम एक और इवेंट ले, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या होता है कि उस इवेंट के अंदर जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके अलावा जो बच गए सैंपल स्पेस के अंदर, उस वो आउटकम्स के सेट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल के बारे में बताता हूं, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या हुआ कि वो सारी कलेक्शन, वो सारे कलेक्शंस, वो सारे आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स, जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक ट्रायल करते हैं, उसमें वो आउटकम्स नहीं है जो कि उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर है। जैसे कि अगर हम एक इवेंट लेकर चलें, सपोज ए इज एन इवेंट, और ए का मतलब है कि हमें 3 मिल जाए या फिर 5 आ जाए जब हम एक डाइस रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें 3 आ जाए या 5 आ जाए जब हम एक डाइस रोल कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट, ये ए क्या है, एक इवेंट है, उसमें आ जाए 3 या 5, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश। अगर एक इवेंट है ई, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ई डैश होगा। तो ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब है 3 और 5 को छोड़ के बाकी सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स थे, पॉसिबिलिटीज थी, उन सबका सेट। तो बाकी और कौन कौन से बचे थे बताइए, टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6। अब 3 और 5 निकाल दो, बाकी कितने बचे, 1 2 4 6। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इवेंट ए गेटिंग अ 3 और 5 इज 1 2 4 एंड 6। ओके, याद रहेगा आप लोगों को। यहां पे आप एक फॉर्मूला भी लेके चल सकते हैं कि अगर, ठीक है, आपको अगर नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो जितने भी सैंपल स्पेस के अंदर होंगे, एन ब्रैकेट एस का मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस माइनस नंबर ऑफ आउटकम्स इन दैट पर्टिकुलर इवेंट ए। ओके, ऐसे ही अगर हम एक क्वाइन टॉस करते हैं और उसमें हेड अगर इवेंट है, ए इवेंट का मतलब है हेड, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं, टोटल हैं 2, हेड या टेल, तो हेड हटा देते हैं तो बचा क्या, टेल, तो टेल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट 1। नेक्स्ट आता है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है वो सारे पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है, वो सारे पॉसिबल इवेंट्स जो मिलकर सैंपल स्पेस बना दें। मतलब ऐसे इवेंट्स जो मिलकर पूरे सैंपल स्पेस को बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब कलेक्टिवली मतलब मिलकर, एग्जॉस्टिव मतलब पूरी की पूरी कवरेज कर ली, पूरी की पूरी पॉसिबल आउटकम्स आ गए उन सारे इवेंट्स के अंदर। तो जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स, नहीं बोल रहा, इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स हैं, उनको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, आपस में कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे मैं बता देता हूं कि, और मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी जो होगी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की मिलाकर कितनी होगी, 1। ओके, तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यहां पर एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि गेटिंग, ओके, गेटिंग ऑड नंबर इन रोलिंग अ डाइस, ये हो गया हमारा इवेंट ए। और गेटिंग एन इवन नंबर इन रोलिंग अ डाइस इज बी। अब बताइए इसका मतलब क्या हो गया कि 1 आ जाए, ठीक है, ऑड का मतलब 3 आ जाए या 5 आ जाए, और इसका मतलब क्या है, या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए। तो 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए। अब आप एक बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा, रोलिंग अ डाई के अंदर सैंपल स्पेस क्या है, एस क्या है, एस के अंदर 1 2 3 4 5
एंड 6 है। अगर मैं ए और बी को जोड़ दूं, ए प्लस बी कर दूं, या तो ए आ जाए या बी आ जाए, तो मैं कहूंगा ए प्लस बी क्या है, एक तरीके से ए प्लस बी है 1 3 5 2 4 6। क्या पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया? अगर मैं कह दूं या तो ए आ जाए या बी आ जाए, चलेगा मुझे। तो अगर मैं डाइस रोल करूंगा तो डाइस रोल करने पर या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो गई ए प्लस बी में। तो ये दोनों इवेंट क्या कहलाएंगे, ए एंड बी दोनों मिलकर कहलाएंगे कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। ऐसी अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं और दोनों इवेंट्स को ऐड कर देता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं हेड आना और टेल आना दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो डियर ऑल, आज का हम ये सेशन यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल से। ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल की क्लास में, सेम इसी टाइम पे, तकरीबन इसी समय पर क्लास होगी आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों के जो भी डाउट्स वगैरह हैं, ठीक है, और मैं चाहूंगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह को क्लास के बारे में शेयर कीजिए। ठीक है, यस। तो आपको क्लास कैसी लगी, प्लीज आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में क्लास में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम अपनी क्लास को और बेहतरीन बना सकते हैं। ओके, आपके कमेंट्स हमें इम्प्रूवमेंट का क्या कहते हैं, इनसाइट्स देंगे, इम्प्रूवमेंट्स के लिए सजेशन देंगे, और प्लस अगर आपके कुछ फेवरेबल कमेंट्स हैं तो वो हमें मोटिवेट